आशा भोसले ने फिल्म के निर्देशक विजय आनंद से कहा कि नासिर हुसैन की जो फिल्म तुम डायरेक्ट कर रहे हो ना, उसका संगीत हमारे साहब को दे दो। हमारे साहब यानी ओपी नैयर, वही ओपी नैयर जिन्होंने ताउम्र लता से कोई गाना नहीं गवाया, लेकिन आशा को अपनी खनखनाती धुनों से शोहरत की बुलंदी या कुछ हद तक कहें कि लता की बराबरी तक ला खड़ा किया। अब जिसकी सरपरस्ती में इतना कुछ पाया है तो उसकी सिफारिश तो करनी ही पड़ती है। लेकिन नासिर हुसैन की जिस फिल्म का संगीत वो नैयर साहब को दिलाने की बात कर रही थी, वो पहले ही एक नए संगीतकार को देने का फैसला हो चुका था। विजय आनंद ने पूछा, आपने पंचम का नाम सुना है? आशा ने कहा नहीं। विजय को हैरानी हुई, पूछ बैठे, आप एस.डी. बर्मन दा का आदर करती हैं, उन्हें दादा दादा कहते नहीं थकती। मैं उन्हीं के बेटे को ब्रेक देना चाहता हूँ। आशा ने पलट कर कहा कि तो फिर उन्हें नौकेतन फिल्म्स में ब्रेक दो। नासिर हुसैन का बैनर ओपी नैयर का है, वो उनके हाथ से न जाने पाए। दोस्तों, ये बात लिखी है अनीता पाध्ये ने अपनी किताब एक था गोल्डी में, जो विजय आनंद उर्फ गोल्डी की बायोग्राफी है। नौकेतन देवानंद परिवार का अपना प्रोडक्शन हाउस था और उसके बैनर तले ही उन्हीं दिनों गाइड फिल्म भी बन रही थी। लता मंगेशकर और आशा भोसले नौकेतन बैनर की परमानेंट गायिका थीं और वो अक्सर यहाँ आया करती थी। वो देवानंद के अलावा विजय आनंद उर्फ गोल्डी से भी अच्छी तरह परिचित थीं। शायद इसी नाते आशा उन पर एक हक जताते हुए नासिर हुसैन की फिल्म का संगीत नैयर साहब को दिलाने की कोशिश कर रही थी। विजय आनंद ने आशा से कहा कि नासिर हुसैन जब अपनी फिल्म खुद डायरेक्ट करेंगे तो वो जरूर नैयर साहब को ही लेंगे, लेकिन अब जब उन्होंने अपनी स्टाइल बदलने के लिए डायरेक्शन की कमान मुझे सौंपी है तो मैंने अपनी पसंद से संगीत में भी बदलाव किया है और पंचम को लेने का फैसला किया है। मैं हूं प्यार तेरा। दोस्तों, ये फिल्म थी तीसरी मंजिल और पंचम यानी आर.डी. बर्मन को लेने का फैसला इतना आसान नहीं था। पहले तो खुद फिल्म के प्रोड्यूसर नासिर हुसैन ने अड़ंगा लगाया। वो नहीं चाहते थे कि ओपी नैयर जैसे सीनियर और उनके खास संगीतकार को छोड़कर एस.डी. बर्मन के बेटे को मौका दिया जाए। हालांकि आर.डी. बर्मन इससे पहले महमूद की फिल्म छोटे नवाब में बतौर संगीतकार डेब्यू कर चुके थे, लेकिन उस फिल्म में उनका काम अनसुना ही रहा। ऐसे में नासिर हुसैन के प्रोडक्शन और विजय आनंद के डायरेक्शन वाली ये फिल्म उनके लिए बहुत अहमियत रखती थी। हालांकि ये बात विजय आनंद भी जानते थे और इंडस्ट्री के तमाम दिग्गज भी कि आर.डी. बर्मन बचपन से ही अपने पिता के सानिध्य में धुनों से खेलता आया है। वो हाल फिलहाल कई बड़ी फिल्मों की धुन बनाने में पिता की मदद भी करता रहा है। ऐसे में अब सिर्फ एस.डी. और आर.डी. का ही फर्क था। बेटा अपने आप में एक मजा हुआ संगीतकार बन चुका था। चूंकि ऑफिशियली बतौर संगीतकार उनका वजूद कायम नहीं हुआ था, ऐसे में रेट भी कम था और किफायती होने की बिना पर ही नासिर हुसैन उन्हें अपनी फिल्म में लेने पर लगभग राजी हो गए। लगभग इसलिए कि अभी फिल्म के लीड एक्टर शम्मी कपूर की मंजूरी मिलनी बाकी थी। तब तक शम्मी कपूर ओपी नैयर और शंकर जयकिशन की धुनों पर ही थिरकते आए थे और ओपी नैयर के संगीत और मोहम्मद रफ़ी की आवाज में एक से बढ़कर एक चार्ट बस्टर गानों ने शम्मी कपूर को रोमांटिक कॉमेडी का एक अलग ही तरह का सुपरस्टार बना दिया था। खुद नासिर की ही फिल्म तुम सा नहीं देखा और दिल देखे देखो जैसी फिल्मों में शम्मी छा गए थे। अब उनकी मर्जी के बिना संगीतकार बदलना नासिर को खटक रहा था, लेकिन विजय आनंद अड़े थे कि जूनियर बर्मन ही ठीक है। फिर तय हुआ कि एक बार आर.डी. की मुलाकात शम्मी कपूर से करा दी जाए और नासिर ने ही सबको दावत दी। तुमने मुझे देखा। पंचम अपने साथ हारमोनियम और तबले वाला सहित एक छोटी सी टीम लेकर आए थे। शम्मी कपूर तब तक एक दो पैग लगाकर झूम रहे थे और वो भी मानो पंचम को फेल करने की फिराक में थे। सब बैठे तो पंचम ने उन्हें हारमोनियम पर ओ हसीना जुल्फों वाली धुन सुनाई, जिसके बोल तब थोड़े अलग थे, लेकिन शम्मी को संगीत की अच्छी समझ थी और वो इस धुन से प्रभावित हुए। लेकिन एक और धुन करके उन्होंने कई फरमाइशें की। पंचम सुनाते गए, अचानक शम्मी बोल पड़े, कोई पहाड़ी धुन सुनाओ। एक पल के लिए लगा कि वो इतनी देर से उन्हें मजाक में तो नहीं ले रहे, लेकिन पंचम सिर्फ कहने को नए संगीतकार थे। उनके भीतर वर्षों से संगीत में डूबा हुआ बर्मन बैठा था। उन्होंने धुन दे मारी, दीवाना मुझसे नहीं।
शम्मी को पता नहीं क्या हुआ, वो अचानक वाह वाह करते हुए उठ खड़े हुए। कुछ शराब का सुरूर था और कुछ अच्छे मूड में भी थे। उन्होंने आर.डी. बर्मन को गले लगा लिया और फिल्म तीसरी मंजिल के लिए 2-3 धुनें तो वहीं पक्की हो गईं। जा जा मैं हूँ प्यार तेरा, जाने मन जाने जा तुमने मुझे दीवाना मुझसे नहीं। शम्मी के लिए तो मोहम्मद रफ़ी थे ही सदाबहार गायक। आशा पारेख के लिए आशा भोसले की आवाज़ ली गई। ये आर.डी. बर्मन की धुन पर उनकी पहली गायकी थी। और दोस्तों, पंचम की धुन और शैलेंद्र के लिखे गीतों पर जब मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने समा बांधा तो फिल्म आने से पहले ही इसके गानों ने धूम मचा दी। हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, जाने जा तुमने मुझे देखा, दीवाना मुझसे नहीं इस अंबर के आजा 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 आजा। वैसे तो आशा भोसले ने एस.डी. बर्मन के लिए भी गाया ही था और ऐसा नहीं हो सकता कि उन्होंने उनके बेटे पंचम का नाम सुना ही ना हो। लेकिन जो भी हो, इस एक फिल्म ने उन्हें आर.डी. बर्मन का मुरीद बना दिया। और प्रोड्यूसर नासिर हुसैन तो उसके बाद मानो पुराने दिग्गज संगीतकारों को भूल ही गए। बहारों के सपने, प्यार का मौसम, यादों की बारात और आगे कई फिल्मों तक उन्होंने आर.डी. की धुनों का ही सहारा लिया। साल 1966 में आई फिल्म तीसरी मंजिल सुपरहिट हुई और उस साल की तीसरी टॉप ग्रॉसर फिल्म थी। और इसकी कामयाबी में सबसे बड़ा योगदान इसके चार्ट बस्टर गानों का ही था। और यहाँ से आर.डी. बर्मन ने आशा भोसले की खनकती आवाज को जो नई धड़कन, जो नई लचक, जो नई धार दी, उसने उन्हें 70 के दशक में युवा दिलों को मदहोश करने वाली गायिका बना दिया। संगीत की धुन और आवाज की जुगलबंदी ने पंचम और आशा को भी करीब ला दिया। साल 1966 में आशा भोसले के पहले पति का निधन होने और साल 1971 में पंचम का पहली पत्नी रीता पटेल से तलाक के बाद दोनों के बीच रिश्ता और गहराया और साल 1980 में दोनों ने शादी कर ली। हालांकि 70 के दशक की दस्तक से पहले ही आर.डी. बर्मन का सिक्का जम चुका था, लेकिन दिग्गज संगीतकार पिता के साये से निकलने में उन्हें काफी समय लगा। साल 1975 तक तो खुद सीनियर बर्मन भी एक से बढ़कर एक हिट गाने देते रहे, लेकिन उनका जॉनर अलग था, उनके धुनों की तासीर अलग थी। आर.डी. ने संगीत को नई जनरेशन और जमाने के टेस्ट में ढालने का काम किया। तो दोस्तों, यादों के झरोखे से आज बस इतना ही। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो करें ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चले। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।